हाँ बेटा देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है। हम लोग पीछे कुछ वीडियो बना रखे हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है जियोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का। और एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग फंडामेंटल करेक्टर पढ़ रहे थे, और फंडामेंटल करेक्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम को। ठीक है। तो ऊपर ढेर सारा क्राइटेरिया पढ़े थे हम लोग ऑर्गेनिज्म को बांटने वाला, कि किस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग ग्रुप में रखेंगे पूरे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म को। तो वो तो समाप्त हो गया है। अब हम लोग पूरे ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं कि किंगडम एनिमेलिया जो है उसको कितने फाइलम में बांटा गया है। क्लियर? ये क्लास 11th की बुक जो है कितने फाइलम को बता रही है। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड अपॉन फंडामेंटल फीचर। याद रखो बेटा। हो गया। एज मेंशन प्रीसीडिंग सेक्शन इज गिवन। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही दिया गया है जैसा नीचे का एक सेक्शन, एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट नंबर 4.4 इसको। तो इसको पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में ये है, देख लीजिएगा। किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो लेवल बांटा गया है। दो क्या? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और देन टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है। सिमेट्री के बेसिस पे बांटा गया है। देखो क्या क्या है। तो सिमेट्री के बेसिस पे मोस्टली एसिमेट्रिकल कौन है? एसिलोमेट हैं और पोरीफेरा। अगर हम लोग फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ध्यान दो बेटा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ से दिया हुआ है कि फाइलम पोरीफेरा का जो है ऑर्गेनिज्म, फाइलम पोरीफेरा का, वो एसिलोमेटा है, एसिमेट्रिकल है, और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर लेवल का, उल्टा अगर पढ़ते हैं तो। ठीक वैसे ही अगर वापस फिर हम लोग आ जाए, अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, सिलेंट्रेटा और नेटेरिया का, ठीक है, तो क्या होगा? टीनोफोरा भी ले लो इसी में, फाइलम टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा का। तो ये ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट होते हैं बेटा, एसिलोमेट होते हैं। बॉडी इनकी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है। और इनके बॉडी में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग और मल्टी सेलुलर तो होते ही होते हैं। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटी हेलमेंथीज। तो प्लेटी हेलमेंथीज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज के, उनका क्या है? विदाउट बॉडी कैविटी। इनके में बॉडी कैविटी नहीं होती बेटा। ठीक है। बायोलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। एज वेल एज ऑर्गन्स तो बन जाते हैं इनके बॉडी में बेटा, ऑर्गन्स बन गए रहते हैं। इसके बारे में बात करें हम लोग। ठीक है। सिस्टम भी कुछ लेवल बन जाता है, जैसे प्लेटी हेलमेंथीज में तुमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिल जाएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल जाएगा। ठीक है। अब बात हम लोग कर रहे हैं किसका? एसके हेलमेंथीज का। एसके हेलमेंथीज का तो देख लो, सिलोम रहेगा इसमें, स्यूडोसिलोम रहेगा। ठीक है। स्यूडोसिलोम, जहाँ प्लेटी हेलमेंथीज विदाउट सिलोम था, ये स्यूडोसिलोम है। बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, और ऑर्गन सिस्टम इसमें बन जाएगा। ठीक है। अब बचा हुआ जो है वो क्या है? तो एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इनके में सिलोम है बेटा, ट्रू सिलोम है। आगे बढ़ते हैं। बायोलेटरल सिमेट्रिकल हैं ये। हालांकि इकानोडर्मेटा को जब हम लोग पढ़ते हैं, बार बार हम बता रहे हैं कि इकानोडर्मेटा का जो मेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है। और इनकी बॉडी भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होती है। ठीक बेटा, ये चार्ट समाप्त हो रहा है, आगे हम लोग जा रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। याद रखो बेटा, ढेर सारे फाइलम है, देयर आर 11 फाइलम्स, और इन फाइलम्स के इंपॉर्टेंट करेक्टर इसमें दिया जा रहा है। हम लोग इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और कौन सा क्वेश्चन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, नीट में, नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। फाइलम पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम है यहाँ पे, फाइलम पोरीफेरा। ध्यान दो बेटा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। देखो बेटा, जैसा कि नाम बता रहा है इसका, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, पोरीफेरा। ठीक है। PORIFERA, पोरीफेरा। कलर चेंज कर ले थोड़ा। ठीक बेटा।
ठीक है, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा की बात करोगे तो फेरा मतलब होता है टू बियर, अब पोर मीन्स, पोर मतलब पोर, ओपनिंग, छोटे छोटे पिट्स, गड्ढे। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो होती है, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनको पोरीफेरा कहा जाता है, पोरीफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल जो है वो क्या है, तो मोलस्क, अरे स्पॉन्जेस हैं। याद रखो बेटा, दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। याद रखो बेटा, ये मोस्टली मरीन है और एसिमेट्रिकल है, मरीन है और एसिमेट्रिकल है। आगे बढ़ रहे हैं, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। याद रखो बेटा, इसके पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं थे। ठीक है, इसके पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं थे, प्रोटोजोआ था, फाइलम प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा का मेंबर है, वो एक ही सेल में अपने लाइफ की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है। यहाँ पहले पहल ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर के बॉडी को बनाया है, ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर बॉडी बनाया है, लेकिन टिश्यू नहीं है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ बेटा। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लिखा हुआ प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पुराना ग्रुप है ये, सबसे पुराना है, लेकिन क्या नहीं हुआ है, तो टिश्यू फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर, याद रखो बेटा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है बेटा, यानी बॉडी में सेल्स तो हैं लेकिन सेल्स मिलकर के टिश्यू नहीं बना है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। तो ग्रुप ऐसा नहीं है कि वो एक झुंड बना करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या स्पेसिफिक ओरिजिन का मतलब किसी एक स्ट्रक्चर में सिमिलर है, या फिर ओरिजिन का है। यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रही हैं, स्पेसिफिक काम कर रही हैं। इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम है, वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। याद रखो बेटा, जब स्पॉन्जेस को तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो इनके बॉडी में एक स्पेशल कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मतलब इनके बॉडी को जब देखोगे ध्यान से तो सबसे टॉप पे एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। ठीक है, और अंदर की ओर एक बड़ी सी कैविटी होती है, अंदर एक कैविटी होती है दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसील। जैसे हमने नंबर 1 लिख दिया, ये स्पॉन्जोसील है, और ये नंबर 2 जो है वो ऑस्कुलम है। ठीक है ना, इसके साथ साथ इसके इसके वॉल में छोटी छोटी ओपनिंग होती है, इसके वॉल पे आउटर मोस्ट लेयर पे छोटी छोटी ओपनिंग होती है। इनसे पानी के साथ साथ और सब चीज़ें भी बाहर अंदर बाहर जा सकती हैं। ये देखो जो ओपनिंग है दीज आर नोन एज ऑस्टिया। ठीक है, इसको ऑस्टिया बोलते हैं। यानी ऑस्टिया से जलधारा जो है, पानी की धारा जो है वो अंदर घुस जाती है स्पॉन्जोसील में। हमने नंबर 1 को स्पॉन्जोसील बोला है, स्पॉन्जोसील में एंट्री कर जाती है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑस्टिया, ऑस्टिया हमने लिख दिया था नंबर 3, स्पॉन्जोसील हमने लिख दिया था नंबर 1, और ऑस्कुलम लिख दिया था नंबर 2। ठीक है, तो ये 3 ओपनिंग है, यानी ऑस्टिया से होकर के पानी जो होता है स्पॉन्जोसील में आता है और फिर स्पॉन्जोसील से बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। क्लियर बेटा? अब जो बात कर रहे हैं हम लोग वाटर सिस्टम या कैनाल सिस्टम पे, आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स। याद रखो बेटा, जो पानी है वो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू अंदर प्रवेश करता है इन द बॉडी वॉल इनटू अ कैनाल कैविटी। कैनाल कैविटी किसको बोला? स्पॉन्जोसील को। ठीक है, अंदर जो ये कैविटी दिख रही है, ठीक है, ये जो कैविटी दिख रही है जिसको हम येलो कर रहे हैं, ये कैविटी जो है तुम्हारी स्पॉन्जोसील है। ठीक है, और सबसे टॉप पे जो ये ओपनिंग दिख रहा है इसे ऑस्कुलम बोलते हैं हम लोग। अब लिखा क्या है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन
फूड गैदरिंग, याद रखो बेटा, जो ऑस्टिया से स्टार्ट होकर के जो पानी की एंट्री ऑस्टिया से हो रही है, स्पॉन्जोसेल में हो रही है और ऑस्कुलम से बाहर निकल रही है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो वो क्या क्या करवा रही है, तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। इसके साथ साथ इस वाटर कैनाल या वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू फूड भी आएगा, CO2 भी ऑक्सीजन भी आएगा, और दूसरे स्पंज के स्पर्म भी इसी के थ्रू एंट्री करते हैं। अगर इनका स्पर्म नहीं तैयार है तो दूसरे के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और दूसरे के स्पर्म भी ऑस्टिया के थ्रू ही इंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर। आगे बढ़ रहे हम लोग बेटा। कोइनोसाइट्स, एक नया वर्ड आया कोइनोसाइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलेटेड सेल या फनल सेल। ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं बेटा, ठीक है, स्पेशल सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ये फनल लाइक सेल्स होती है बेटा, इस तरह, ठीक है, ये फनल लाइक सेल्स होती है। अगर आप लोग को दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, ऐसे, और इसमें एक फ्लैजिला होता है, ठीक है, फ्लैजिला होता है जो निकला रहता है। सो इसे फ्लैजिलेटेड सेल भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो कॉलर सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप जो नाम दे दीजिए, कोइनोसाइट कहिए, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कोइनोसाइट यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इसको कॉलर सेल बोल दीजिए, फ्लैजिलेटेड सेल बोल दीजिए, ठीक है, फनल सेल बोल दीजिए, कई नाम इसके हैं। और ये सेल होता कहाँ है, ये सेल जो है वो स्पॉन्जोसेल की बाउंड्री पे होता है, ठीक है। अगर ये स्पॉन्जोसेल की कैविटी है तो ये सेल्स इस लेयर पे लगा रहता है, स्पॉन्ज के स्पॉन्जोसेल वाले लेयर पे ये फ्लैजिलेटेड सेल्स लगी होती हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, फ्लैजिलेटेड सेल इस जगह पर लगी रहती है। हम हटा रहे हैं पूरा, ठीक है बेटा। हम बोल रहे हैं कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसेल, ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एंड कैनाल्स, ठीक है, जो कैनाल्स होंगे ना, उन कैनाल्स में ये लगे रहेंगे या स्पॉन्जोसेल के लेयर पर लगे रहेंगे। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, याद रखो बेटा, इसमें जो डाइजेशन होगा वो सेल के अंदर होगा। दो तरह का डाइजेशन पॉसिबल है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब होता है जो फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन सेल के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब होता है सेल के बाहर डाइजेशन होता है। ये रखो बेटा, हम लोग में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड, अब याद रखो इनकी जो बॉडी है वो जो खड़ी है, द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड फाइब्रल्स। याद रखो बेटा, जो बॉडी है, ठीक है, वो स्केलेटन की बनी हुई है, ठीक है, स्पाइक्यूल्स या कांटों की बनी हुई है, ठीक है, और ये शरीर को खड़ा रखने मदद करती है। तो स्पाइक्यूल्स बेटा अलग अलग चीज़ के बने हो सकते हैं। इनके जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर का भी बना हो सकता है, और सिलिका का भी बना हो सकता है, ठीक है। इसके स्केलेटन के आधार पर, इसके स्केलेटन जिस भी मटेरियल से बनी हुई है उसके आधार पर पोरीफेरा को 3 क्लास में बांट दिया गया है। कल्केरिया में, ठीक है, कल्केरिया, हाइलोस्पंजी और डेमोस्पंजी में, जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ लेंगे। देखो बेटा, आगे लिखा हुआ है सेक्सेस आर सेपरेट, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें जो सेक्स है, मेल और फीमेल जो होते हैं स्पॉन्ज, वो एक ही बॉडी में होता है। मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल्स भी उसी बॉडी में है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल जो है वो भी उसी बॉडी में है। आगे लिखा हुआ है दैट इज एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि अंडा और स्पर्म जो है वो एक ही इंडिविजुअल पैदा करता है, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल पैदा करता है। आगे, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। जो स्पॉन्जेस हैं उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विखंडन द्वारा होता है, यानी बॉडी के जब उनके टुकड़े बनेंगे, किसी भी कारण से बने, एक्सीडेंटल बने या किसी कारण से बने, तो वो हर टुकड़ा फर्दर डेवलप होकर के, आगे डेवलप होकर के नए सदस्य को बना देता है। एंड
रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हो गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। याद रखो बेटा, यहाँ क्या लिख दिया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो गैमेट्स के थ्रू होगा, रिप्रोडक्शन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, यानी बॉडी के अंदर स्पर्म आएगा, अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जब इसके बॉडी में जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बेटा क्या होता है कि लार्वल स्टेज आता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वल स्टेज आता है, फिर बोल रहे हैं लार्वल स्टेज आता है, ठीक है, और फिर लार्वा डेवलप होता है तो एडल्ट को बनाता है। तो यहाँ पर भी लार्वा स्टेज आएगा और लार्वा डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, एडल्ट को बनाएगा बेटा, ठीक है। इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग पूरी फिर तक ही बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेरेंट टेट्रा को डालेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल्स, इसका है बेटा साइकॉन या स्काइफा, स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, यू स्पॉन्जिया मतलब बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया मतलब बाथ स्पंज। यहाँ पे हम लोग का आज का मतलब ये वीडियो समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो आज के दिन ही हम डालने वाले हैं, उसको भी अपलोड कर देंगे। आप लोग इसको तब तक देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सब सीक्वेंस चल रहा है बेटा।